हमारे मुल्क हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर सेक्टर को माना जाता है, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह से तरक्की की रफ्तार चल रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ती जा रही है, इस सब की वजह से कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछड़ते जा रहे हैं। बेशक हुकूमत की तरफ से लाख कोशिशें की जा रही हैं, अलग अलग तरह की स्कीम्स लाई जा रही हैं ताकि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दे सके और हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े, और उन स्कीम से फ़ायदा भी होता है। लेकिन जो एग्रीकल्चर का पूरा हमारा एक पेशा था फैमिली लेवल पे, वो कम होता जा रहा है। और आप खुद देख रहे होंगे कि गांव में अब लोग ज़मींदारी की बजाय बाकी कामों में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन फिर भी बेशुमार ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि खेती बाड़ी को आज भी अपना पेशा बनाए हुए हैं, और वो ना सिर्फ जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे एग्रीकल्चर के, जो पुश्तैनिक तौर पर खेती बाड़ी करने का तरीका था, उसे बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर में जो नए नए तौर तरीके हैं उन्हें भी इख्तियार कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पैदावार बढ़ती है, बल्कि उनका एक पूरा जो चलन है एग्रीकल्चर का, उससे बाकी लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं राजौरी की डूंगी देरियाँ पंचायत के, जिन्होंने मिसाल कायम की है कि वो किस तरह से एग्रीकल्चर रिफॉर्म ला सकते हैं और किस तरह एक आम आदमी, एक आम किसान एग्रीकल्चर में इस तरह की कामयाबी हासिल कर सकता है कि उसका नाम ना सिर्फ एक रियासती या यूटी सतह पर बल्कि कौमी सतह पर मशहूर हो। मेरी मुराद इस वक्त इन्हीं शख्स से है जो कि अब बुज़ुर्ग हैं, लेकिन फिर भी रोज़ाना घंटों अपने खेतों में बिताते हैं, और इसी की वजह से इन्हें जम्मू व कश्मीर के साथ साथ कौमी सतह पर अवार्ड भी हासिल हो चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका सबसे पहले नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। आप देहरिया पंचायत के रहने वाले हैं, और गांव में मेरा देहरिया है। जिस तरह से ना सिर्फ जम्मू व कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क भर में आपको एक बेहतरीन किसान माना जाता है, एक प्रोग्रेसिव फार्मर के तौर पर आपका नाम उभर कर सामने आया है। हम इस वक्त जिस खेत में खड़े हैं, यहाँ भी मक्की की फसल है और बीच में आपने ये फलदार पेड़ भी लगाए रखे हैं। जी जी। हर तरफ आपके हरे भरे खेत हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? देखो जी, हम किसान हैं, हम किसान जो काम करने वाले, इसमें फलदार दरख्त भी लगा सकते हैं, सब्ज़ी भी लगा सकते हैं, और मक्की और गेहूँ भी ये हम लगा सकते हैं। हमारा काम है, ये हमारी ज़मीन है, इससे हर चीज़ पैदा करनी है हमने। जिस तरह से कुछ लोग जो खेत होता है इसके अंदर फलदार पेड़ नहीं लगाते, उनका ये कहना है कि फलदार पेड़ खेत के अंदर लगाने से जो फसल है वो कम होती है। ना, कोई फसल नहीं कम होती सर, मेहनत की ज़रूरत है, कोई फसल कम नहीं होती, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत हो तो सब कुछ होगा। आपने अगर इस मक्की के खेत के बीचों बीच ये फलदार पेड़ लगाए हुए हैं, उसकी वजह क्या है, क्या मकसद था आपका? देखो, हमारा ये मकसद है, तो मक्की अपनी जगह है, ये फलदार बूटे हैं, यहाँ पे फ्रूट तैयार होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं, मक्की को ना कनक को कोई नुकसान नहीं होता, हमें फ्रूट भी तैयार होगा और मक्की भी तैयार होगा, कनक भी तैयार होगा। जिस तरह से पुराने ज़माने में अपना एक तौर तरीका होता था, देसी तौर तरीके पे ज़्यादातर खेती बाड़ी होती थी, आजकल मशीन्स आ गई हैं, बड़ी बड़ी अत्याधुनिक मशीन्स, मॉडर्न मशीन्स हैं, अलग अलग तरीके साइंटिस्ट बताते हैं खेती बाड़ी करने के। आपने दोनों को इकट्ठे लेकर किस तरह से आगे बढ़े हैं आप खेती बाड़ी में? खास करके कौन सी नई चीज़ें हैं जो आज से 20 साल या 10 साल पहले आप नहीं करते थे खेती बाड़ी में और आज करते हैं? आज देखो, पहले बैल से काम जोते थे ज़मीन, आज ट्रैक्टर है। आज पहले बैल से कनक को गुड़ाई करते थे, आज मशीनें चल गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हमने उसे इस्तेमाल किया है, तो इंशाल्लाह फसल दुगनी हो गई है। और इसमें हमें जो फलदार बूटा लगाया ना, कई लोग कहते हैं वो ये ज़मीन तो ख़राब हो, कोई ज़मीन नहीं ख़राब हुई, उन लोगों का दिमाग ख़राब है जो ये इनकार करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है फलदार बूटे में। फलदार बूटे लगाओ, सब्ज़ी लगाओ, मक्की लगाओ, कनक लगाओ, ये ज़मीन अल्लाह ताला ने हम के लिए पैदा की और हमने इसे उगाना है, हर फसल लगाना है। आप शेर व शायरी में भी काफ़ी नाम रखते हैं, और कहीं मैंने सुना था कि किसी एक बड़े फंक्शन में जो कि कौमी सतह का था, नेशनल लेवल का था, वहाँ आपने कुछ ऐसा शेर बोला था, छोटा सा शेर था खेती बाड़ी को लेकर, जिसने काफ़ी लोगों का दिल जीता था। वो क्या शेर था? देखो, छोटा सा एक शेर मैं अपनी गोजरी ज़बान में बोल देता हूँ, जो हमारे किसान आजकल करते हैं ना, किसान बोलते हैं या ज़मीन में कुछ नहीं, ये है वो है, वो मैं एक छोटा सा शेर बोल देता हूँ। हाल दांद के करनो VPL सुधो आवे, कणक चावल ढेर लगा ज़मीन केड़ो मरना वालावे। इसको हिंदी में अगर आप या उर्दू में थोड़ा इसमें ये है कि ज़मींदार बोलता है जो है स्टोर का गला आ रहा है ना, BPL राशन VPL राशन आ रहा है, हमें फ्री मिल रहा है,
तो ज़िम्मेदारी क्या करनी है, ज़िम्मेदारी से क्या लेना है। हम वही अभी धान लगा रहे हैं, मैंने धान लगाया हुआ है 7-8 कनाल ज़मीन में, अभी मक्की लगाई है, मैं खुद काम करता हूँ, अपने हाथ से काम करता हूँ मैं। तो लोग कहीं मुझे कहीं बोले भाई यार आपने दाई के लगाए हैं, ऐसे बाजरे लगा दो, वो स्टोर से आता है, गल्ला फ्री आता है, सरकार फ्री बेचने में है। यार अपनी खेती से कमा कर हक हलाल की रोज़ी खाएंगे, गवर्नमेंट का गल्ला जो है वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह काम करते हैं। ये मेरे साथ थे एक प्रोग्रेसिव फार्मर राजौरी के देहरिया इलाके के, जिन्होंने इस बात को साबित किया है कि अगर मेहनत की जाए तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। लोग मानते थे कि खेती बाड़ी वाली ज़मीन के बीच में आपको फलदार पेड़ नहीं लगाने चाहिए। इन्होंने वो लगाकर भी साबित किया कि अगर फलदार पेड़ लगाने में मेहनत की जाए तो खेती बाड़ी में ख़ास करके फसल उगाई में कोई भी नुकसान नहीं होता। उसके अलावा भी ये एक प्रोग्रेसिव फार्मर माने जाते हैं क्योंकि ना सिर्फ इन्हें ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे बल्कि जो मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर की, उन दोनों को मिक्स किया और आज ये अपनी उसी ज़मीन से प्रोडक्टिविटी को, पैदावार को इस हद तक बढ़ा चुके हैं कि ये इनके मुताबिक इनके घर में किसी को भी नौकरी पेशे तक के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने कामयाब हो चुके हैं। राजौरी से मैं सुमित भार्गव। डॉक्टर विकास शर्मा, सीनियर साइंटिस्ट एंड इंचार्ज रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन ऑफ शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू का। हमारे पास तो बहुत सारे उन्नतशील किसान हैं, उनमें से ही एक हमारे किसान हैं मोहम्मद रशीद जी, जो कि देहरिया से हैं। आज हम लोग उन्हीं के खेत में खड़े हैं। रशीद जी हमारे संपर्क में 2010-11 में आए थे। 2010-11 में जब ये हमारे पास आए थे तो ये एक ट्रेडिशनल वे में खेती कर रहे थे। उसके हमारे साथ आने से, क्योंकि ये पहले से ही एक बहुत मेहनतकश और एक अच्छा माइंडसेट रखते थे, खेती की जो बारीकियां थी वो इनको सब कुछ पता थी, बट जो आज की मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसके साथ कैसे समन्वय किया जाए वो इन्होंने धीरे धीरे आके, जब से हमारे साथ इनका संपर्क हुआ और इन्होंने बाकी डिपार्टमेंट्स के एलाइड डिपार्टमेंट्स जो हमारे हार्टिकल्चर है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, या हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हो, अन्य जो अदारे हैं खेती के, उनके साथ भी इन्होंने बहुत एक अच्छा एक यूनिसन में काम करना जब से स्टार्ट किया। तो आज आप जब कोई आदमी इनके खेत में आएगा तो उसे एक डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर जो आज की डेट में लोग कहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल इनके खेत में आपको दिखेगी। इनके खेत के अंदर आप देख रहे होंगे कि मक्की का खेत है। मक्की के खेत में ही इन्होंने फ्रूट प्लांटेशन की हुई है और फ्रूट प्लांटेशन भी इस ढंग से की हुई है कि इनका ये अगर मैकेनाइज्ड फार्मिंग करते हैं, अगर इनके खेत में ट्रैक्टर चलता है तो वो जो इनके फ्रूट प्लांट्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मक्की के अंदर भी देखें, अगर आप देखें तो एक इनकी जो फसल है वो नी हाइट की स्टेज तक है और दूसरी इनकी जो है वो अगर सामने आप अगर दिखा सकें तो वो उसका काप फॉर्मेशन हो गया है, जिसका इस टाइम मार्केट में बूटा आना शुरू हो गया है। चाहे ये अपने लिए वो यूज़ कर रहे हों या अपने एज ए इनकम जनरेशन का इन्होंने सोर्स रखा हो। और इस दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे कि इस टाइम हमारे यहाँ राजौरी के अंदर जो बूटा आता था वो मोस्टली बाहर से आता था, बट इन्होंने ये चीज़ साबित की है कि हम यहाँ पे भी वो चीज़ उगा सकते हैं और वो बूटा हमारे यहाँ भी तैयार हो सकता है। वो और उस बूटे के साथ ही इनका दूसरा जो उससे बूटे से जो ग्रीन फॉडर था, बूटा ये ले लेंगे, बूटे के बाद जो उसका अवशेष बचेगा वो एज ए ग्रीन फॉडर अपने जानवरों को ये खिलाते हैं। उसी के साथ इन्होंने मेज़ के अंदर वहाँ रो प्लांटेशन की है। मेज़ की रोज़ के बीच में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने फ्रेंच बीन्स है, भिंडी है और सब्जी इन्होंने डिफरेंट अपना एक कमर्शियल स्केल पे कहेंगे कि एक छोटे से स्तर पे इन्होंने स्ट्रॉबेरी है, बैंगन है और भिंडी है और थोड़े से टमाटर
और ये सारी एक छोटी सी एक इस एरिया के लिए, इस यहाँ के किसानों के लिए, जो लोग आज की डेट में ये समझते थे कि खेती अब हमें प्रॉफिट का कोई वो नहीं रहा, ये इन्होंने बता दिया कि खेती आज की डेट में भी अगर वो टेक्निकली और साइंटिफिकली अगर की जाएगी तो वो आज भी प्रॉफिट का एक सौदा है। आप इनके खेत के अगर जितने भी इनके फील्ड के बंड्स देखेंगे, उस पे इन्होंने कहीं पे हाइब्रिड नेपियर लगाया हुआ है, कहीं पे स्टेरिया लगाया हुआ है। वो जो ग्रास है वो टाइम टू टाइम इनके जो अपने पशु हैं, क्योंकि इनका अगर ओवरऑल एक मॉडल देखो तो एक इंटीग्रेटेड, एक छोटा सा एक स्मॉल जो हिल एरिया के लिए एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो मॉडल है, जो इनके घर में अभी आप जाओगे तो आपको मुर्गे भी मिलेंगे, मुर्गी भी मिलेगी, गाय भी मिलेगी, भैंस भी मिलेगी, फ्रूट प्लांट्स भी मिलेंगे, और हमारी जो अनाज की फसलें हैं वो भी मिलेंगी, फलदार पौधे भी मिलेंगे, सब्जी भी मिलेगी। और ये एक बहुत अच्छा सा, और यहाँ के इस मॉडल को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के खेत में ये मॉडल जाए और लोग इस मॉडल को अपना के ना सिर्फ अपनी इनकम की वृद्धि करें, उसके साथ ही जो एक हेल्दी जो हमारा फूड न्यूट्रिशन है वो भी लोगों को मिल जाए, जिसमें उनके लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस और सीरियल्स, ये एक सारा मिल्क से लेके एक सारा कम्बिनेशन अगर आप देखोगे, एक बैलेंस डाइट के जितने कंपोनेंट हैं वो सिर्फ एक इनके अकेले खेत से ही इनको मिल रहे हैं।